It's Commerce. I'm Hermione Tandon, your business studies mentor और आज की 10-minute रिवीजन सीरीज में हम कवर करेंगे चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. So without wasting any further time, let's get started. Meaning. Principles of management are basic guidelines that help managers in decision making and organizing work efficiently. अब जो हमारे principles of management है ये हमारी basic guidelines है जो managers को help करती हैं कि वो organization के लिए सही decision ले पाएं और organization के जो काम है जो उसके goals है वो efficiently और effectively achieve हो पाए. They provide a structured approach to handling business activities and improving productivity. अब जो हमारे principles होते हैं ये हमें एक बहुत structured approach देते हैं कि हम कैसे कैसे business के operations को handle करें और अपनी productivity को increase करें. Significance of principles of management. अब हमारे principles of management की significance क्या है? पहला, insights into reality, aids decision making, problem solving and avoid past mistakes. अब जो हमारे principles होते हैं ये हमें help करते हैं ताकि हम सही तरीके से decision ले पाएं, हम organization में होने वाली problems को solve कर पाएं और जो हमने पहले mistakes की थी हम उन्हें repeat ना करें. Optimum resource use ensures maximum output, minimum cost and reduces wastage. अब principles ये भी ensure करते हैं कि जो हमारा output हो वो maximum हो, cost जो है वो minimum हो और हम resources की जो wastage है वो बिल्कुल भी ना करें. Scientific decisions promotes fact-based, unbiased logical decision making. अब principles ये जो है हम promote करते हैं कि जो हम decisions ले वो fact के basis पे लें, हमारे decisions unbiased हो और हम बहुत ही logical thinking के साथ decisions लें. Adaptability flexible to changing environment, encourages specialization and outsourcing. अब principles ये भी ensure करते हैं कि जो हमारे businesses हैं जो हमारी companies हैं वो environment के साथ साथ खुद को adapt करती रहे. जैसे जैसे environment में changes आते हैं companies को भी businesses को भी खुद को adapt करते रहना चाहिए. इससे जो भी हमारे काम है उसमें हमारी specialization बहुत ज़्यादा encourage होती है. Social responsibility supports CSR, ethics, environment, care and fair dealings. अब हमारे businesses की एक social responsibility भी होती है, मतलब एक society की तरफ भी responsibility होती है. तो हमारे principles of management ये ensure करते हैं कि जो भी हमारे businesses हैं वो society की तरफ responsible हों, वो ethics से काम लें, environment की care करें और जो dealings हैं उन्हें बहुत ही fair तरीके से करें, कोई भी unfair trade ना हो. Management education कोर ऑफ MBA, BBA, इट्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च. अब जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हमारी मैनेजमेंट की एजुकेशन का कोर है, ये बिल्कुल एसेंस है हमारी MBA का, BBA का और ये हमारी ट्रेनिंग एंड रिसर्च में भी हेल्प करते हैं. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. पहला, यूनिवर्सल. अब हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होते हैं. सेकेंड, फ्लेक्सिबल, कैन बी अडेप्टेड एज पर द सिचुएशन. अब जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते, इन्हें हम सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर सकते हैं. थर्ड, जनरल गाइडलाइंस, नॉट रिजिड रूल्स बट प्रोवाइड डायरेक्शंस. अब प्रिंसिपल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते कि हाँ हमें इन्हें एज इट इज़ ही फॉलो करना पड़ेगा. ये जस्ट हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, एक राह दिखाते हैं जिसके बेसिस पे हमें काम करना होता है. फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. ये हमने ऐसे एकदम से कोई भी दिमाग में आया और डेवलप नहीं कर दिए, ये बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट कर करके हमने प्रिंसिपल्स जो हैं इन्हें डेवलप किया है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग आउटकम्स. अब जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये हमें होने वाले आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं. बिहेवियरल इन चेंज डील्स विद ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. अब जो हमारे मैनेजमेंट है उसमें ह्यूमंस का रोल बहुत ज़्यादा है, तो हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन से डील करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से डील करने में हेल्प करते हैं. कंटेंजेंट प्रिंसिपल्स मस्ट बी अप्लाइड बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस. पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस होंगे हम उन्हें वैसे वैसे अडॉप्ट कर सकते हैं. Fayol's 14 Principles of Management. अब Fayol जी ने हमें 14 Principles of Management दिए थे, वो क्या है? पहला, Division of Work. Specialization increases efficiency. इन्होंने कहा था कि हमें जो काम है उसे बहुत ही स्पेशलाइज्ड वे में करना चाहिए ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए. इसलिए हमें काम को एम्प्लॉयज़ के स्किल के अकॉर्डिंग बांट देना चाहिए, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांट देना चाहिए. सेकेंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस बिटवीन पावर एंड अकाउंटेबिलिटी. इन्होंने ये भी कहा था कि किसी के पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर नहीं होना चाहिए और कोई बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल भी नहीं होना चाहिए. पावर और अकाउंटेबिलिटी दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए. थर्ड, डिसिप्लिन एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. इन्होंने ये भी कहा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होगा तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं, फंक्शंस जो है वो स्मूथली अचीव हो पाएंगे. फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड, वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर. इन्होंने ये भी कहा था कि जो एक एम्प्लॉय है वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए. अगर वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर लेगा तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और मेस क्रिएट हो सकता है. तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए जो एक एम्प्लॉय है वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा और वो उसी को अकाउंटेबल होगा.
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अ सिंगल प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। इन्होंने ये भी कहा था कि हम सारे डिपार्टमेंट्स को अपनी अपनी जगह अपनी अपनी मौज मस्ती में काम नहीं करने दे सकते, तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ का जो काम है वो हमारे एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में होना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जितने भी टास्क हैं वो होने चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इन्होंने ये भी कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आप ऊपर रखो, अपने पर्सनल गोल्स को आप सेकेंडरी रखो। रिम्यूनरेशन, फेयर सैलरी टू एम्प्लॉयज़। इन्होंने एक और अच्छी बात की थी कि एम्प्लॉयज़ को उनके काम के हिसाब से बहुत फेयर सैलरीज हमें देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम उनसे काम बहुत ज़्यादा करा रहे हो और उन्हें पैसे नहीं दे रहे। 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इन्होंने ये भी कहा था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक पावर का बैलेंस होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मतलब जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग पावर है वो कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट, कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, तो वो हमारे सेंट्रलाइजेशन होता है। और जब हमारी डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बट जाती है, वो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन होती है। तो इन्होंने कहा था कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए, इन दोनों के बीच का एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। 9th, स्केलर चेन, प्रॉपर चेन ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड। इन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारी चेन ऑफ कमांड है उसे हमें बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। 10th, ऑर्डर, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इन्होंने ये भी कहा था कि जो भी मटेरियल है, जो भी स्टाफ है, जो भी हमारा सोशल ऑर्डर है, ये एक ही ऑर्डर में सारी चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करें चीज़ों को इधर से उधर करने में। 11th, इक्विटी, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें सारे एम्प्लॉयज़ को ढंग से ट्रीट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करें और किसी को बहुत ज़्यादा हम प्रेस्टीजियस और बहुत ज़्यादा अच्छा लग्जूरियस वेलकम कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको हमें फेयरली और इक्वली ट्रीट करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जॉब सिक्योरिटी इंप्रूव्स एफिशिएंसी। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप किसी जने को जॉब पे रखते हो तो उसे एक जॉब सिक्योरिटी दो, क्योंकि जब उसे पता होगा कि उसकी जॉब सिक्योर है वो तभी एफिशिएंटली काम कर पाएगा। 13th, इनिशिएटिव, एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव। इन्होंने ये भी कहा था कि एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले पाए, वो अपनी तरफ से पहल करें। एस्पिरिट दी कॉर्प्स, टीम वर्क एंड हार्मनी शुड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इन्होंने ये भी कहा था कि टीम वर्क और हार्मनी होनी चाहिए, तभी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। यानी एम्प्लॉयज़ में, डिपार्टमेंट्स में, पूरी मैनेजमेंट में आपस में कलेश नहीं होने चाहिए। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब टेलर जी ने भी हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, तो वो ये थे। पहला, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। उनके अकॉर्डिंग जो भी हमें काम है, उसके जो हम डिसीजंस लेते हैं, वो हमें अपनी मन मर्जी से एकदम से आर्बिट्ररी नहीं लेने चाहिए। हमें पहले फैक्ट्स एंड एविडेंस सर्च करना चाहिए, डेटा कलेक्ट करना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए और उसके बेसिस पे ही हमें डिसीजंस लेने चाहिए। यानी जो भी हमारा काम है वो साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पे होना चाहिए। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इसका मतलब ये था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, दोनों आपस में प्यार से रल मिल के काम करते होने चाहिए। थर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स। अब मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों का एक दूसरे की तरफ जो एटीट्यूड है उसे हमें चेंज करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस रियलाइज होनी चाहिए और दोनों को इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, बोथ पार्टी शुड वर्क टुगेदर। दोनों पार्टीज को इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आतामाची से टकली और दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, नहीं, दोनों को आराम से रल मिलकर काम करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। हमें हर एक वर्कर को, हर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि उनके स्किल्स डेवलप हो जाएं और वो अपनी पोटेंशियल को यूज कर पाएं। टेलर्स टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब टेलर जी ने हमें पहले प्रिंसिपल्स दिए थे, उन्होंने हमें टेक्निक्स भी दी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो पहला था फंक्शनल फोरमैनशिप, स्पेशलाइजेशन इन सुपरविजन। तो टेलर जी का ये कहना था कि जो भी एक अगर सुपरवाइजर होगा तो हर एक प्रोडक्ट लाइन में, हर एक फंक्शन में जो है वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो उसके लिए सिर्फ एक सुपरवाइजर ना रख के हमें बहुत सारे सुपरवाइजर रखने चाहिए, ताकि वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन पर ध्यान रख सके, उन पर सुपरवाइज कर सके, उन पर निगरानी रख सकें कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि जो काम है वो स्पेशलाइज्ड वे में हमारा हो सके। सेकेंड, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इन्होंने ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वैरायटी नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की भी नहीं होनी चाहिए, प्रोसेसेस की भी नहीं होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि बहुत ज़्यादा क्योस और मेस ना हो। वर्क स्टडी टेक्निक्स, अब इन्होंने हमें 4 वर्क स्टडी टेक्निक्स भी दी थी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी एंड मेथड स्टडी, वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे।
डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, एफिशिएंट वर्कर्स गेट हायर वेजेस। इन्होंने ये भी कहा था कि हमें वर्कर्स को उनके काम के अकॉर्डिंग पे करना चाहिए, यानी अगर कोई वर्कर 50 पीसेस बना रहा है तो उसे 50 रुपीज़ पर पीस देना चाहिए, और अगर वो 50 से ज़्यादा बना रहा है तो सपोज उसे 100 रुपीज़ पर पीस देना चाहिए, यानी एक वर्कर जितना प्रोडक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी, उसकी वेज होगी। टेलर्स वर्क स्टडी टेक्निक्स। पहला, टाइम स्टडी डिटर्मिन स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, हेल्प्स इन फिक्सिंग वेजेस एंड वर्क एफिशिएंसी। अब टाइम स्टडी से हम ये पता लगा देते थे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल एक काम को करने में कितना टाइम ले सकता है जनरली, तो इससे हम वेजेस भी फिक्स करने में हमें हेल्प होती थी, और हम जो अपना काम थे उसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते थे। Motion study analyzes movements of workers and machines, eliminates unnecessary movements to improve productivity. अब मोशन स्टडी में ये ध्यान रखा जा रहा था कि वर्कर्स और मशीन्स और इक्विपमेंट्स इन सबका मूवमेंट कितना हो रहा है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मूवमेंट होता था तो उसे कट डाउन किया जाता था, उसे अवॉइड किया जाता था, ताकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, और हम जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाए। Fatigue study identifies the cause of worker exhaustion, helps in deciding rest intervals for better efficiency. अब हम किसी वर्कर से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 24/7 काम करते जाएगा, नहीं, कुछ टाइम काम करने के बाद एक वर्कर भी थक जाएगा। तो फटीग स्टडी से हम ये आइडेंटिफाई करते थे कि वर्कर्स कितने कितने टाइम के इंटरवल के बाद थक रहे हैं, या कौन सा काम ऐसा है जिसे करके वर्कर जल्दी थक जाता है, कौन सा काम ऐसा है जिसे वर्कर करके जल्दी नहीं थकता। तो इससे हम ये आइडिया लगा लेते थे कि हमें एक वर्कर को कितने टाइम बाद कितनी देर का रेस्ट इंटरवल देना है, ताकि वो जो है दोबारा से बहुत एफिशिएंट तरीके से काम कर पाए, वरना वो बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड रहेगा और एक टाइम के बाद वो काम नहीं कर पाएगा। Method study finds the best way to perform a task, focuses on cost reduction and quality improvement. अब मेथड स्टडी से हम ये पता लगा लेते थे कि जो भी हमें टास्क अचीव करना है, जो गोल अचीव करना है, उसे अचीव करने के लिए हमारी बेस्ट टेक्निक क्या रहेगी, बेस्ट मेथड क्या रहेगा। तो इससे जो हमें टास्क को अचीव करने के लिए हमारी जो कॉस्ट लगती थी वो भी कम हो जाती थी, और जो क्वालिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती थी। फ्योल वर्सेस टेलर कंपैरिजन बेसिस पर्सपेक्टिव। अब फ्योल का पर्सपेक्टिव था वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचते थे, टेलर जो थे वो ऑपरेशनल लेवल, हमारा सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, वो उस पर्सपेक्टिव से सोचते थे। यूनिटी ऑफ कमांड, हेनरी फ्योल का ये कहना था कि यूनिटी ऑफ कमांड का ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलर कहते थे कि इतना भी ज़रूरी नहीं है, इंस्टेड हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप होनी चाहिए, यानी हमारे बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर्स होने चाहिए, खाली एक इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी, हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स थे वो यूनिवर्सल थे, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस में चल जाते थे, लेकिन टेलर के जो थे वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते थे, और मेनली वो इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज के लिए यूज होते थे। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए थे, और टेलर ने जो बनाए थे वो ऑब्जर्व करके बनाए थे और एक्सपेरिमेंट्स कर करके बनाए थे। फोकस, फ्योल का ये फोकस था कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को हमें इंप्रूव करना चाहिए, टेलर का ये फोकस था कि हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज करनी चाहिए। पर्सनालिटी, हेनरी फ्योल जो थे वो एक प्रैक्टिशनर थे, और टेलर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। एक्सप्रेशन, हेनरी फ्योल को कहा जाता है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, एंड आज हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पूरा हो चुका है। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग एनी अदर चैप्टर इन बिजनेस स्टडीज, you can comment in the comment section and we will try to resolve all your doubts and queries as soon as possible. And all the best for your preparation, all the best for your board exams. Bye bye.